नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सब। एलकेएम क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम प्रतियोगिता दर्पण 2025 के मंथली करंट अफेयर जिसमें जनवरी माह का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन उत्तराखंड में 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी के बीच किया गया है। इस खेल का शुभांकर मोनल पक्षी को बनाया गया है, जो कि उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट है कि क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 जारी किया गया है। इसमें फर्स्ट रैंक पर चाइना का पेकिंग विश्वविद्यालय को रखा गया है, वहीं दूसरे स्थान पर चाइना का ही हांगकांग विश्वविद्यालय को रखा गया है। इसमें भारत के सर्वाधिक 162 संस्थान शामिल किए गए हैं। इसमें 44th रैंक पर आईआईटी दिल्ली को स्थान दिया गया है। इसमें भारत का सर्वाधिक 162 संस्थान शामिल किए गए हैं और 44th रैंक पर आईआईटी दिल्ली को स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है कि 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ का है, इसे ही भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है और यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कौन? तो गुरु घासीदास पिंगला टाइगर रिजर्व। आगे देखते हैं। तो तीसरा सबसे बड़ा यह है। तो पहला नंबर पे कौन है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व? तो श्री सैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश का यह टाइगर रिजर्व है। सेकंड नंबर पे कौन है? तो मानस टाइगर रिजर्व, जो कि असम के यह टाइगर रिजर्व है। तो आइए हम एक नज़र में सभी 56 टाइगर रिजर्व को देख लेते हैं। तो असम में 4 टाइगर रिजर्व है, मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरंग। ये 4 टाइगर रिजर्व असम के हैं। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पाकुई और कमलंग, ये अरुणाचल प्रदेश के टाइगर रिजर्व है। अरुणाचल प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में एक ही टाइगर रिजर्व है, कि नागा अर्जुन श्री सैलम, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वहीं छत्तीसगढ़ में टोटल अब 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। पहला इंद्रावती, दूसरा है अचनकमार और तीसरा है उदंती सीता नदी और चौथा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि 2024 में इसकी घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है मिजोरम में डंपा टाइगर रिजर्व है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, जो कि यह 4 टाइगर रिजर्व राजस्थान के टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो बांदीपुर, भद्रा, नगरहोल, दंडेली अंशी और बिलगिरी रंगनाथ मंदिर, ये 5 टाइगर रिजर्व कहाँ के हैं? तो कर्नाटक के हैं। नेक्स्ट है केरल में पेरियार और पेरम्बिकुलम केरल के टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय ढोबरी और वीरांगना दुर्गावती, जिसे 2024 में इसकी घोषणा किया गया था। ये सारे टोटल 7 टाइगर रिजर्व कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में टोटल कितने हैं? तो 6 हैं। तो पहला है मेलाघाट, दूसरा पेंच, तीसरा तडोबी अंधेरी, चौथा सहाद्री और नवेगांव नागजीरा और छठा कौन सा है? तो बोर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो महाराष्ट्र में यह टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ और रानीपुर चित्रकूट, एक 2024 में इसे घोषणा किया गया था। यह कहाँ के है टाइगर रिजर्व? तो उत्तर प्रदेश का रानीपुर चित्रकूट। नेक्स्ट है उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और दूसरा कौन है? राजा जी, ये कहाँ के हैं टाइगर रिजर्व? तो उत्तराखंड के हैं। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और बुक्सा, ये 2 टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के हैं। नेक्स्ट है तेलंगाना में एक है, कौन सा? कवल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट ओडिशा में कौन कौन से हैं? तो सिंपलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा के टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तो इसमें कालकड, मुंदथुरई और दूसरा अन्नामलाई, तीसरा मधुमलाई, चौथा सतमंगलम टाइगर रिजर्व और 5वां श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि 2021 में इसकी घोषणा किया गया था। तो तमिलनाडु में टोटल 5 टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट है कि संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो यानी कि अंगीकार कब किया गया था संविधान को? तो 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से इसे अंगीकृत किया गया था। यानी कि 26 नवंबर 2024 को 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संसद में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संसद में कौन सा आयोजन किया गया? तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन किया गया 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में। तो इस आयोजन के
के दौरान ही 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया। फर्स्ट पुस्तक कौन सा है? तो भारतीय संविधान का निर्माण एक झलक, और दूसरा पुस्तक भारतीय संविधान का निर्माण एंड इसकी गौरवशाली यात्रा। 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया इस आयोजन के अवसर पर। कौन कौन सा? तो भारतीय संविधान का निर्माण एक झलक, और दूसरा पुस्तक कौन सा? तो भारतीय संविधान का निर्माण एंड इसकी गौरवशाली यात्रा। और 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ही इस बार संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां जारी किया गया है। कौन कौन सी भाषा में? तो संस्कृत और मैथिली भाषा में। नेक्स्ट है कि 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ही 4 स्तंभों पर केंद्रित गतिविधियां वर्ष संचालित करने का निर्धारण किया गया है। तो फर्स्ट स्तंभ है संविधान की प्रस्तावना, और दूसरा स्तंभ है अपने संविधान को जाने, और तीसरा स्तंभ संविधान का निर्माण, और चौथा स्तंभ है संविधान की महिमा का उत्सव। संविधान की महिमा का उत्सव। 4 स्तंभों पर केंद्रित वर्ष भर ये गतिविधियां वर्ष भर संचालित की जाएगी। नेक्स्ट है कि लंबी दूरी की हाल ही में पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से। इसकी गति कितना होगा? तो ध्वनि की गति से 5 गुना इसकी अधिक गति होगी। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि GSAT-N2 का सफल प्रक्षेपण हाल ही में किया गया है। इसका प्रक्षेपण स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए किया गया है, और इसका जीवन काल कितना है? तो 14 वर्ष रखा गया है। कार्य क्या है इसका? तो अंडमान, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। जहाँ वैसे इलाके जहाँ इजली रूप से नेटवर्क उपलब्ध नहीं होते, वहाँ पर इसका कार्य होगा कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। तो GSAT-N2 का एक काम है, क्या है? तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यह पहला अवसर है जब इसरो ने किसी उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए स्पेस एक्स के साथ अनुबंध किया है। इससे पहले इसरो ने कभी भी स्पेस एक्स के साथ अनुबंध नहीं किया था। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन गोवा में किया गया, और 20 से 28 नवंबर 2024 के बीच इसका आयोजन हुआ। इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार फिलिप नोयस को दिया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो फिलिप नोयस को दिया गया है, और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें फोकस कंट्री किससे बनाया गया? तो ऑस्ट्रेलिया को ही फोकस कंट्री के रूप में चुना गया है। इसका थीम क्या था? तो युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। तो 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम क्या रखा गया था? तो युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। नेक्स्ट है अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ है। तो नए राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है, और यह रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है, और डोनाल्ड ट्रंप इस बार दूसरे कार्यकाल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इससे पहले भी वह 2017 से लेकर के 2021 के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और इनका शपथ समारोह कब होना है? तो 26 जनवरी 2025 को निर्धारित है। तो अमेरिका में हर बार जब भी नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो उनका शपथ 20 जनवरी को ही करवाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अमेरिका के इलेक्टोरल कॉलेज में कुल कितने सदस्य हैं? तो 538 सदस्य हैं, जिसमें इस बार 312 सदस्य रिपब्लिकन पार्टी से जीत करके आए हैं, और वहीं 226 डेमोक्रेट पार्टी से जीत करके सदस्य आए हैं। नेक्स्ट है इसमें कि 7 स्विंग स्टेट। इसका मतलब क्या होता है कि वैसे स्टेट जहां के नागरिक या निवासी किसी एक पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते हैं, उन्हें ही उस स्टेट को क्या कहा जाता है? तो स्विंग स्टेट कहा जाता है। तो ऐसे कितने स्टेट हैं? तो वहाँ पर 7 स्विंग स्टेट हैं। नेक्स्ट है इसमें कि उपराष्ट्रपति किन्हें बनाया गया? तो JD विंस को बनाया गया है। JD विंस को अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनाया गया है, और यह कहाँ के सीनेटर हैं? तो ओहियो के सीनेटर हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना की यात्रा किया गया है। कब से कब किया गया? तो 16 से 21 नवंबर के दौरान ही इनके द्वारा नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना की यात्रा किया गया था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील में G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, तो साथ ही उन्होंने नाइजीरिया और गुयाना का भी यात्रा किया था। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं नाइजीरिया। तो नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? तो अबूजा में इसकी राजधानी है। नाइजीरिया का राष्ट्रपति कौन है? तो बोला अहमद टिनुबू,
और नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है और यह सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी हस्ती हैं। इससे पहले यह सम्मान महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को दिया गया था। नेक्स्ट है ब्राज़ील। तो 19वां G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और G20 ट्राइका। तो अभी ट्राइका में कौन कौन देश शामिल है? तो भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। ट्राइका वो 3 देशों का समूह होता है जिनमें पिछले साल G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था और बीच में वो देश होता है जहाँ पर इस साल G20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और तीसरा वह देश होता है जिसमें नेक्स्ट आने वाले अगले साल में जहाँ पर G20 सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। तो ये 3 देश होते हैं ट्राइका में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है इसमें तो ब्राज़ील का राष्ट्रपति कौन है? तो लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुयाना। गुयाना की राजधानी कहाँ है? तो जॉर्ज टाउन है। इसकी राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन है। इसके राष्ट्रपति इरफान अली है और दूसरे यहाँ पर क्या हुआ था? दूसरे भारत कैरिकॉम सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दूसरे भारत कैरिकॉम सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी सम्मेलन के दौरान इस शिखर सम्मेलन के दौरान ही डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑर्डर से सम्मानित किया गया। किन्हें? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड दिया गया है। किस लिए? तो कोविड-19 के दौरान मदद करने हेतु तो यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। कौन सा अवार्ड था? तो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑर्डर से इन्हें सम्मानित किया गया है। और भारत कैरिकॉम सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? दूसरा तो गुयाना में किया गया और पहला कहाँ किया गया था? 2019 में तो न्यूयॉर्क में किया गया था। और तीसरा भारत कैरिकॉम सम्मेलन करने का संभावित रखा गया है। कहाँ? तीसरा भारत कैरिकॉम सम्मेलन कहाँ होने की संभावना है? तो भारत में संभावना है। नेक्स्ट इसमें देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से भी सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। गुयाना का जो भी सबसे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है वह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि इसी अवसर पर बारबाडोसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित करने का घोषणा किया है। तो इस अवसर पर बारबाडोसा के प्रधानमंत्री ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को 3 पुरस्कार दिए गए हैं। पहला तो कोविड-19 के लिए दिया गया और दूसरा था कि गुयाना का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया और तीसरा अभी बारबाडोसा के ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित करने का घोषणा किया है। नेक्स्ट है कि G20 समिट 19वां G20 समिट कहाँ किया जा रहा है? तो ब्राज़ील में किया जा रहा है। तो ब्राज़ील के कहाँ? तो रियो डी जनेरो में इसकी राजधानी है, वहीं पे किया जा रहा है। इसका थीम क्या रखा गया? तो न्याय संगत विश्व टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना है, यानी कि बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानेट। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड फैक्ट है कि फर्स्ट समिट कहाँ किया गया था? तो 2008 में यूएसए में किया गया था। G20 का फर्स्ट समिट कहाँ किया गया था? तो यूएसए के 2008 में यूएसए में किया गया था। और 20वां समिट कहाँ करने का योजना है? तो 2025 में दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित है। 2025 में। नेक्स्ट है कि इसमें ब्राज़ील द्वारा भूख व गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन की शुरुआत किया गया है। G20 सम्मेलन में 19वां G20 सम्मेलन ब्राज़ील के द्वारा कौन सा गठबंधन की शुरुआत किया गया? तो भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल के प्रमुखों का 27वां सम्मेलन, जो कि इसे शॉर्ट में चौगम भी कहा जाता है। तो चौगम 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो समोआ में संपन्न किया गया। समोआ की राजधानी कहाँ है? आपिया। तो इसे आपिया घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आपिया घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो चौगम 2024 यानी कि 27वां सम्मेलन, राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के प्रमुखों का 27वां सम्मेलन। तो आपिया घोषणा पत्र समोआ में संपन्न हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो किंग्स चार्ल्स तृतीय के द्वारा किया गया। इसका थीम क्या रखा गया था? चौगम 2024 का वन रिजिलियंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमन वेल्थ इसका थीम था।
इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख समझौतों को देते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच क्लाइमेट एंड एनर्जी पार्टनरशिप के लिए क्या बनी, सहमति बनी है। तो ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच क्लाइमेट एंड एनर्जी पार्टनरशिप के लिए सहमति बनी है। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। तो चौगम 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, तो रवांडा में, और 2024 कहाँ पे किया गया, तो समोआ में, और 2026 यानी कि 2-2 साल पर इसका सम्मेलन किया जाता है। तो 2026 करने का कहाँ आयोजन रखा गया है, तो एंटीगुआ एंड बारबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स में किया गया है। यानी कि इस बार 27वां सम्मेलन हुआ है, और नेक्स्ट अगली बार कौन सा होगा, तो 28वां सम्मेलन करने का प्रस्ताव रखा गया एंटीगुआ एंड बारबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत का प्रतिनिधित्व संसदीय मामले के मंत्री किरण रिजिजू ने किया था। चौगम 2024 में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो किरण रिजिजू के द्वारा किया गया था। कारण क्या था, तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16th ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के कजान शहर गए हुए थे। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ के संपन्न हुआ, तो न्यू दिल्ली में इसका संपन्न हुआ है। कौन सा, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 7वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ है, तो न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ है। इसका 2024 से 26 सत्र के अध्यक्ष पद के लिए भारत को चुना गया है, और वहीं सह अध्यक्ष के लिए किसे चुना गया, तो फ्रांस को चुना गया है 2024 से 26 के सत्र के लिए। आगे है कि ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लक्ष्य 2030 तक 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कि ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस नेक्स्ट इसे इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट है कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका स्थापना 2015 में COP21 के दौरान पेरिस में भारत और फ्रांस के सहयोग से किया गया था। COP21 के दौरान ISA का स्थापना किया गया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब स्थापना हुआ था, तो इसका 2015 में इसकी स्थापना किया गया था भारत और फ्रांस के सहयोग से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है कि अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों में सर्वाधिक हिस्सेदारी 29% किसका है, तो भारत देश का है। वहीं दूसरे स्थान पर कौन है, तो चाइना दूसरे स्थान पर है। अमेरिका में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 29% किसके, भारत की है। आगे बढ़ते हैं। COP29 इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो बाकू के अजरबैजान में किया गया। 11 से 22 नवंबर के बीच इसका आयोजन किया गया COP29 का। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने किया था, और इसकी अध्यक्षता COP29 की अध्यक्षता मुख्तार बाबाएव के द्वारा किया गया है। इसमें क्या लक्ष्य रखा गया था, तो 2035 तक $300 अरब के सालाना मदद लक्ष्य का निर्धारित किया गया था विकासशील देशों के लिए, लेकिन इसमें भारत के द्वारा समर्थन नहीं दिया गया। COP30 का आयोजन कहाँ किया जाना था, 2025 में बेलम के ब्राज़ील में इसका प्रस्तावित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में नेपाल यात्रा के दौरान भारतीय थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी को नेपाल सेना के जनरल की मानक रैंक की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। इसके तहत 4 प्रकार के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। पहला है शिशु ऋण, इसमें 50,000 तक ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। दूसरा है किशोर ऋण, जिसमें 50,000 से लेकर के 5 लाख तक ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। तीसरा है तरुण ऋण, इसके तहत 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। और चौथा और इम्पोर्टेंट है तरुण प्लस ऋण, इस बार इसे जोड़ा गया है। इसमें 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक इसमें ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। किसके तहत, तो तरुण प्लस के तहत। आगे बढ़ते हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की प्रक्रिया का चौथा चरण स्टार्ट किया गया है। तो चौथा चरण में क्या निर्धारण किया गया, तो अब प्रत्येक राज्य में एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होंगे, यानी कि कुल RRBO की संख्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। वर्तमान समय में कुल 43 RRB है। और इसका प्रथम चरण कब शुरुआत किया गया था, तो
2004 से 2005 में इसका प्रथम चरण शुरुआत किया गया था। आगे देख लेते हैं कि आरआरबी में किनका किनका साझेदार होता है। तो 50% केंद्र सरकार का हिस्सेदारी होती है और 15% राज्य सरकार का और 35% परियोजक बैंकों का हिस्सेदारी होती है आरआरबी में। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया है। कौन सा मिशन है? तो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के लिए कब शुरुआत किया गया था? तो इसका शुरुआत 2016 में किया गया था। अभी इसका टोटल 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कौन सा योजना था? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के लिए 2016 में शुरुआत किया गया था। और अगर वहीं शहरियों के लिए देखें तो इसका शुरुआत शहरियों के लिए 2015 में किया गया था और ग्रामीणों के लिए 2016 में। टोटल अब इसके कितने वर्ष हो गए? 8 वर्ष पूरा हो गए हैं। आगे देखते हैं तो नियुक्तियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो पहला है कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन बने हैं अभी? तो संजय मूर्ति को बनाया गया है नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाए। नेक्स्ट है हमारा फिक्की के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो हर्षवर्धन अग्रवाल को बनाया गया है। फिक्की के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो हर्षवर्धन अग्रवाल को। नेक्स्ट है विमानपत्तन प्राधिकरण के नए चेयरमैन विपिन कुमार को बनाया गया है। विमानपत्तन प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो विपिन कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट है भारतीय तेल निगम यानी कि आईओसी, इसके नए चेयरमैन कौन बनाए गए? तो अरविंद सिंह साहानी को बनाया गया है। कौन है नए आईओसी के चेयरमैन? तो अरविंद सिंह साहानी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो जस्टिस वी.आर. गवई को बनाया गया है। किन्हें बनाया गया? तो जस्टिस वी.आर. गवई को। नेक्स्ट है कि नए रक्षा सचिव किन्हें बनाया गया है? तो राजेश कुमार को बनाया गया है। किन्हें बनाया गया नए रक्षा सचिव? तो राजेश कुमार को। इंपॉर्टेंट नियुक्तियां इन्हें याद रखेंगे। आगे है कि अवार्ड से रिलेटेड देख लेते हैं। तो मिस यूनिवर्स 2024 किसे दिया गया है? तो विक्टोरिया कजेर थेल्विन को दिया गया है। कौन सा? तो मिस यूनिवर्स 2024 किन्हें बनाया? तो विक्टोरिया कजेर थेल्विन। कहाँ की रहने वाली हैं? तो डेनमार्क की रहने वाली है। मिस यूनिवर्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मैक्सिको में किया गया था। नेक्स्ट है कि मिस अर्थ 2024 किसने यह पुरस्कार जीता? तो जेसिका लेन जीती है। कहाँ की रहने वाली है? ऑस्ट्रेलिया की। जेसिका लेन कौन सा पुरस्कार? मिस अर्थ का पुरस्कार इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है कि बुकर पुरस्कार जो कि या साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका शुरुआत बुकर पुरस्कार शुरुआत 1969 में किया गया था। तो इस बार 2024 में बुकर पुरस्कार समांथा हार्वे को दिया गया है। किन्हें? समांथा हार्वे को। यह इनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह ऑर्बिटल किस पर आधारित है? इनका उपन्यास तो अंतरिक्ष पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसने जीता? तो एसबीआई ने यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो शक्तिकांत दास को दिया गया जो कि आरबीआई के क्या हैं? गवर्नर हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पुरस्कार इस बार प्रदान किया गया है महिलाओं को और पुरुषों को। तो देख लेते हैं महिला में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में किन्हें चुना गया? तो इब्बी जैनसन को चुना गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर ए जियाओ को चुना गया है। नेक्स्ट है कि पुरुषों में देख लेते तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पियर श्रीजेश को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं तो इम्पोर्टेंट बुक्स को देख लेते हैं। 2024 के इम्पोर्टेंट बुक्स कौन कौन है? तो ऑर्बिटल जो कि समांथा हार्वे की पुस्तक है, इसीलिए इन्हें बुकर पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट है रतन टाटा अ लाइफ। यह पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था? थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है 2024 द इलेक्शन डेट सरप्राइज्ड इंडिया। यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो राजदीप सरदेसाई के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है कि एन आई फॉर एन आई, ये किनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? तो जेफ्रा आर्चर के द्वारा। एन आई फॉर एन आई किनके द्वारा लिखा गया? तो जेफ्रा आर्चर के द्वारा। नेक्स्ट शाहरुख खान लेजेंड आइकन स्टार किनके द्वारा लिखा गया? तो मनोहर बसु के द्वारा लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, सभी एक बार जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल हिस्ट्री किनके द्वारा लिखा गया? तो अरविंद पनगटिया के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट महत्वपूर्ण दिवस है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है कि युद्धाभ्यास, इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास को देख लेते हैं। सिम्बैक्स, यानी कि इसमें भारत और सिंगापुर होगा। सी से सिंगापुर। कहाँ है इसका आयोजन किया गया? तो विशाखापट्टनम में। बिम्बैक्स, तो बी से हो जाएगा कौन सा? तो भारत और वियतनाम, यानी कि वी से वियतनाम हो जाएगा। यह भी भारत में ही इस युद्धाभ्यास को किया गया। नेक्स्ट है गुरूर शक्ति। गुरूर शक्ति किसके बीच होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। यह कहाँ किया गया? जकार्ता में किया गया है। नेक्स्ट, नसीम अल बहर। यह युद्धाभ्यास भारत और ओमान के बीच में किया जाता है। नेक्स्ट युद्धाभ्यास है ब्रज प्रहार। यह भारत और अमेरिका के बीच में ब्रज प्रहार युद्धाभ्यास किया जाता है। यह कहाँ हुआ है? तो यूएसए के रडाहो में हुआ है। नेक्स्ट है कि गुरु नानक देव के 555वीं जयंती के अवसर पर पाकिस्तान में स्मारक सिक्का जारी किया गया। कहाँ? पाकिस्तान में। गुरु नानक की कितवीं जयंती? 555वीं जयंती पर। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में स्थित सराय काले खां चौक का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। कौन सा चौक का? तो सराय काले खां चौक का नाम बदल करके बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि महिलाएं की एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। कब से कब हुआ था? 21 से 20 नवंबर 2024 के बीच में हुआ था। तो विजेता कौन रहा इस बार? भारत रहा। यह तीसरी बार यह ट्रॉफी भारत ने जीता है। पहला कब जीता था? 2016 में, और दूसरा 2023 में, और अभी तीसरी बार 2024 में इन्होंने इस कप को जीता है। उप विजेता कौन रहा? तो चाइना उप विजेता रहा। सर्वाधिक गोल किसके द्वारा किया गया? तो दीपिका सहरावत के द्वारा सर्वाधिक गोल किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीपिका सहरावत को ही चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया था? दीपिका सहरावत को। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में यू कुडो, जो कि जापान की खिलाड़ी है, इसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में चुना गया है। ओके, थैंक यू।